Hey guys, in the last few videos we have already completed the preparation methods and the classification of haloalkanes and haloarenes. So in today's lecture we will be doing the physical properties of these compounds. But before starting the physical properties, we'll be doing a small topic in which I'll explain you the nature of the CX bond, that is the carbon halogen bond. ठीक है, तो सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, then we are going to start with the physical properties. Alright, so let's talk about the nature of carbon halogen bond in haloalkanes and haloarenes. देखो यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस एज कंपेयर टू आवर हैलोजन एटम, राइट. ऑब्वियसली जो हमारे हैलोजन्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाइयर एज कंपेयर टू द कार्बन एटम, राइट. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है दैट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट. अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, राइट, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो इस अट्रैक्शन से क्या होगा, इस X के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, राइट. या फिर हम कह सकते हैं इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो यहाँ पे इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारी पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई, राइट, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इस पोलैरिटी के इंड्यूस होने से ही हम कहते हैं कि द नेचर ऑफ दिस CX बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट. तो ये किस टाइप का बॉन्ड है, CX बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे ये जो डाइपोल डेवलप हुआ है क्यों हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, राइट. सो दिस इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अब देखो अगर मैं इस X एटम को डिफरेंट हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दूं तब क्या होगा. तो यहाँ पे हम इस X एटम को डिफरेंट हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन का साइज ये मान लेते हैं हम, फ्लोरीन का ये मान लेते हैं. देन वी हैव कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज में, राइट, तो उसका साइज ये मान लेते हैं, कार्बन एंड क्लोरीन. देन वी हैव कार्बन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो उसको ऐसे दिखा देते हैं. और फाइनली वी हैव कार्बन एंड आयोडीन, ठीक है. आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा हैलोजन एटम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट. एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है. सो आई कैन राइट हियर द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, राइट. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग. और अगर बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो बॉन्ड है वो लॉन्गर हो जा रहा है, मतलब वीकर हो जा रहा है, राइट. सो द बॉन्ड विल बिकम वीकर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना अब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट. तो हमें जितनी भी एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही थी उससे काफी कम एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी. सो आई कैन राइट हियर that the bond enthalpy as we are moving down the group is going to decrease, right. bond length हमारी increase हो रही है इसीलिए bond enthalpy जो होगी वो decrease हो जाएगी, right. now let's start with the physical properties of haloalkanes and haloarenes. तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे करनी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सिंपल हाइड्रोकार्बन विद अ हैलोएल्केन, ठीक है.
तो हाइड्रोकार्बन का मैं एग्जांपल देती हूँ. लेट्स टेक इथेन, CH3 एंड हैलो एल्केन का मैं एग्जांपल लेती हूँ. देखो इसी में एक हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह एक हैलोजन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2X, राइट. तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर इन नेचर. क्यों हम इनको नॉन पोलर कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हमारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, राइट. तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दैट इज वेरी वेरी लेस. ऑलमोस्ट सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोनों की, राइट. तो इसीलिए कोई पोलैरिटी इंड्यूस ही नहीं होती बॉन्ड में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर. Whereas if we talk about the haloalkanes, अभी मैंने समझाया कि यहाँ पे haloalkanes में क्योंकि there is electronegativity difference between carbon and the halogen, तो polarity induce हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि these molecules are polar in nature. ठीक है. Now let's compare their boiling point. देखो पहले मैं आंसर ही बता देती हूँ कि जो boiling point होता है वो हैलोएल्केन्स का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोकार्बन. अब इसका रीजन क्या है? देखो रीजन देखेंगे हम दो, ठीक है. तो फर्स्ट रीजन मैं सबसे पहले बताती हूँ कि फर्स्ट रीजन क्या होगा. तो हमें देखना है इनका बॉइलिंग पॉइंट, राइट. हम किस चीज को बॉईल करते हैं? जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होती है तभी हम उसको बॉईल करेंगे, राइट. तो मतलब ये हाइड्रोकार्बन भी इसके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और ये हैलोएल्केन भी अपने लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस इथेन को एज R डिनोट कर देते हैं, ठीक है. तो ये हैलोएल्केन को एज RX डिनोट कर देते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोकार्बन का लिक्विड, मतलब R के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, राइट, जिनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन हो रही होगी. और यहाँ पे क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो जो RR के बीच में इंटरैक्शंस होती हैं दे आर ओनली वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. वेयर एज इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे RX के मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे और क्योंकि यहाँ पे ये जो डाइपोल डेवलप हो जाता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, इसकी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे दो टाइप के इंटरैक्शंस होती हैं. देखो एक तो वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होंगी ही, राइट. इसके साथ साथ तुम्हारी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस भी होती हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड जो है वो पोलर है, राइट. तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सेम हियर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है. तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन होती है दोज आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एज वेल एज वॉन डर वाल फोर्सेस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोकार्बन, राइट. तो जो हमें हीट देनी पड़ेगी to boil this liquid that would be much higher in comparison to boil this liquid. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ weak forces ही हैं, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो थोड़ी सी हीट देने पे ये बॉन्ड टूट जाएगा इन दोनों के बीच में और ये किस में चले जाएंगे, अपने वेपर फेज में, राइट. और यहाँ पे देखो क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं यहाँ पे, तो जो तुम हीट दोगे इसको वो ज्यादा देनी पड़ेगी टू ब्रेक दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन, ठीक है. ये तो हो गया एक रीजन. अब इसका एक और रीजन है. देखो हम यहां से जब यहां गए तो हमने हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया, एक हैलोजन एटम, ठीक है. तो हैलोजन एटम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट. साइज भी बड़ा होता है और जो मास होता है
वो भी ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस यहाँ पे हैं वो ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू द वॉन्डर वॉल फोर्सेस विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है। तो जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ा और साइज बढ़ा, वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी तुम्हारी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा हैलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। ये जो साइज वाला फैक्टर है ये अभी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ जो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन होगा उसमें। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में जो हमारा हैलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज मच हायर, राइट। पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमने कौन सा लिया? CH3 और हमने इसको कंपेयर करा विद CH3CH2X। देखो इसको पेरेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका ही एक हाइड्रोजन हटा के हमने हैलोजन लगाया था, तो क्योंकि हमने इसी से हैलो एल्केन को डिराइव किया है तभी हमने इसको कहा पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में जो हमारा हैलो एल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये हमने देख लिया। और अगर हम कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसका मास जो है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है टू आर हैलो एल्केन, तब भी उस केस में भी जो हमारा हैलो एल्केन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ही ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, या तो हम क्लोराइड्स की बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट ब्रोमाइड्स या फिर आयोडाइड्स। ठीक है, तो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो हमारे होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू अ हाइड्रोकार्बन विच हैज कंपेरेबल मास। दोनों का मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट of such molecules in which the alkyl group is same but the halogen atom differs। तो हम alkyl group यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं क्योंकि वो सेम ही है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें चेंज क्या करना है? हमें चेंज करना है अपना हैलोजन एटम। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट वी हैव इज RF, नेक्स्ट RCl, RBr, देन RI। तो एल्काइल ग्रुप को हमने सेम रखा है और हैलोजेंस को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, सो एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे? हैलोजन चेंज हो रहा है और साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है, राइट। साइज ऑफ हैलोजन एटम इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर फ्लोरीन लेट्स से इतना है तो आयोडीन यहाँ पे कितना हो जाएगा? इतना बड़ा, राइट। तो साइज बढ़ गया, साथ ही साथ मास भी बढ़ गया। मास ऑफ हैलोजन एटम हैज आल्सो इंक्रीज्ड, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, राइट। तो ऊपर से जब हम नीचे आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? बढ़ गए। तो जैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं वैसे ही हमारे जो इंटरैक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। देखो वैसे मैं ये तुम्हें सिर्फ साइज से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो फ्लोरीन का साइज है इतना और आयोडीन का साइज है इतना, तो सरफेस एरिया जो आयोडीन का तुम्हें एक्सपोज्ड दिख रहा है वो ज्यादा है, राइट। तो अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है, तो मतलब ये कितनी सारी जगह से इंटरैक्शन कर सकता है दूसरों के साथ, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, राइट। तो ये हर जगह से इंटरैक्शन कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन का साइज देखो इतना छोटा सा है तो ये बस कुछ जगह से ही इंटरैक्शन कर सकता है, बस इतना ही सरफेस एरिया इसके पास है जिससे ये इंटरैक्ट कर पाए दूसरों के साथ। लेकिन आयोडीन के पास इतना बड़ा सरफेस एरिया है जिससे वो इंटरैक्ट कर सकता है दूसरों के साथ। तो ऑब्वियसली जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए वी से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन्डरवॉल forces also increases।
ठीक है, ये ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है अपने आसपास के लोगों के साथ एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि ये छोटा है साइज में, इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, राइट। तो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, तो हम क्या कहेंगे, जो हमें स्ट्रेंथ लगेगी या जो हमें हीट लगेगी इंटरैक्शंस तोड़ने में इन केस ऑफ दिस आर आई, वो क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस आर एफ, राइट। अगर मैंने लिए आर आई के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक कंटेनर में, और मैंने लिए आर एफ के मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, तो इनका मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा था, तो यहाँ पे जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस थी वो हायर थी इन कंपैरिजन टू द आर एफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें हीट जो देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस इंटरैक्शन। तो इसीलिए हम कहते हैं एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या रिलेशन है साइज के बीच में, वैन डर वाल्स फोर्सेस के बीच में और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये चीज बार बार यूज होने वाली है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द साइज ऑफ एटम, राइट, या फिर हम कह सकते हैं उसके सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, and surface area is directly proportional to the van der Waals forces of attraction, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। और एक और लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगी, तो मॉलिक्यूलर मास की भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम, सरफेस एरिया, वैन डर वाल्स फोर्सेस, मॉलिक्यूलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आर ग्रुप हम लेने वाले हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ठीक है, बट हम इस आर ग्रुप के क्या करेंगे, आइसोमर्स बना के देखेंगे और फिर उन सारे मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख रही हूँ ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 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 एंड Br, राइट। तो देखो ये है हमारा प्राइमरी कंपाउंड, क्योंकि इस कार्बन एटम से जिससे हमारा हैलोजन अटैच्ड है, इससे बस हमारी एक ही एल्काइल चेन अटैच्ड है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। अब मैं इसका सेकेंडरी और टर्शरी भी बना देती हूँ, तो वो कैसे दिखेगा, CH3 CH2 then this will be CH3 and Br। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी, क्योंकि देखो इस कार्बन एटम से 2 एल्काइल चेन्स अटैच्ड हैं, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंपाउंड। ऐसे ही हम टर्शरी भी बना सकते हैं, तो कार्बन एटम, इससे 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे अब, CH3 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 एंड Br, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टर्शरी कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स जिनका हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी द सरफेस एरिया। तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, राइट। तो देखते हैं, देखो एज यू आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हो क्या रहा है, यहाँ पे ब्रांचेस आर इंक्रीजिंग, राइट। यहाँ पे इस केस में कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट है, इस केस में हमारी एक ब्रांच आ गई और इस केस में हमारी 2 ब्रांचेस आ गई,
right? So as we are moving from this side to this side, the branching is increasing, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी ब्रांचेस इंक्रीज होती जाती हैं, अगर तुम ध्यान से देखो, जो हमारा स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, वो ज्यादा किसकी तरफ जाता रहता है, टुवर्ड्स अ स्फीयर। देखो ये चीज तुम्हें ऑलरेडी पता होगी कि जो स्फीयर होता है इट हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, राइट। तो जैसे जैसे हम ब्रांचेस इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारा ये था सरफेस एरिया इतना अवेलेबल है, राइट, इंटरैक्शन के लिए। यहाँ पे तुम्हारा जो सरफेस एरिया अवेलेबल है वो इतना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्फेरिकल उसमें आ जाता है, जैसे ही ब्रांच आती है तो स्ट्रक्चर थोड़ा स्फेरिकल चला जाता है। और अगर तुमने और ब्रांचेस इंक्रीज कर दी तो स्ट्रक्चर तुम्हारा और स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सो एज वी आर मूविंग टू दिस साइड, सिंस द ब्रांचिंग इज इंक्रीजिंग, our structure of the molecule becomes more and more compact, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, वो spread out था, तो spread out है तो मतलब वो हर जगह से van der Waals forces of attraction उसकी हो सकती हैं, right? But in this case जो attractions हैं वो थोड़ी कम होंगी in comparison to this। क्यों? क्योंकि ये structure थोड़ा सा compact हो गया है, राइट, और ये वाला और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, तो इसकी जो इंटरैक्शन करने की टेंडेंसी है वो और थोड़ी कम हो जाती है। सो आई कैन से हियर दैट एज वी आर मूविंग टू दैट साइड, द van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। और अगर यही डिक्रीज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that when branching increases the surface area decreases, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। when branching increases surface area decreases, structure becomes more compact, या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देती हूँ, compactness of structure क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा स्फेयर की तरफ टेंड कर रहा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अब हम कंपेयर करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। तो कितने टाइप के आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, या तो हम ऑर्थो आइसोमर बना सकते हैं where chlorine atoms are present at first and second position, या हम मेटा आइसोमर बना सकते हैं जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होती है, या फिर हम पैरा आइसोमर बना सकते हैं जिसमें फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इन तीनों के ही वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल इन ऑल दीज थ्री केसेस, क्योंकि जो van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं डेवलप होती हैं तीनों के केस में वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हमारे बॉइलिंग पॉइंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, राइट। क्योंकि ये लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का ही हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, राइट। तो लिक्विड्स हैं उनमें हमने इंटरैक्शन के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, बट जब हमारे पास सॉलिड्स होंगे, अगर इन्हीं के हमारे पास सॉलिड्स हैं तो उनका हम क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, कि सॉलिड कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, राइट। और तुम्हें ये चीज पता है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, लाइक दिस, राइट, इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स। लिक्विड्स में तो क्या होता है, वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन सॉलिड्स के केस में वो थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए जब हमें किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट देखना होता है तब हम उसकी पैकिंग देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कितने अच्छी तरीके से पैक्ड हैं, ठीक है। तो जिसका मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह पैक्ड होंगे उनको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो कंपेयर कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है सबका, 453, 446, 448, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें
तो देखो इसका ऑर्थो वाले का है 256, मेटा का है 249 और पैरा का है 323। मतलब पैरा ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि वाई द पैरा आइसोमर हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और क्यों होता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है, देखो ऐसा कुछ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो जब सॉलिड में इसकी पैकिंग होगी मॉलिक्यूल्स की, तो वो इतनी परफेक्ट पैकिंग होती है कि उसको ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो कितने अच्छी तरीके से ये एक दूसरे के साथ पैक्ड है। क्यों अच्छे से पैक्ड है? क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो इनके बीच की अगर हमें इंटरेक्शन तोड़नी है, इनके बीच का इंटरेक्शन अगर हमें तोड़ना है, इसको मेल्ट करना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द मेटा आइसोमर एंड द ऑर्थो आइसोमर। क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो इनकी पैकिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। तो अभी तक हमने जितने भी केस देखे उसमें हमारा आर ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, बट हैलोजन एटम डिफर कर रहा था, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेंज द आर ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप को चेंज कर देंगे और हैलोजन एटम को सेम रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। सपोज मैंने लिया CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मैंने सेम रखा है, बट एल्काइल ग्रुप को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया है मिथाइल, इथाइल एंड यहाँ पे प्रोपाइल, राइट। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हो क्या रहा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो सरफेस एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मतलब कि जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, और फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज, राइट। तो सब कुछ सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़े वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ा, और वैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया विद इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, राइट। तो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूं सपोज CCl4, इस कार्बन के पास 4 हैलोजेंस। यहाँ पे मैंने लिया CHCl3, CH2Cl2 और लास्टली मैंने लिया CH3Cl। ठीक है, तो इसमें 1 हैलोजन, इसमें 2 हैलोजन, इसमें 3 हैलोजन, इसमें 4 हैलोजन। तो जैसे जैसे हम इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर डिक्रीजिंग, राइट। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर डिक्रीजिंग। तो देखो हैलोजन एटम ही तो है जो क्या कर रहा है, अपना बड़ा साइज लेके आ रहा है मॉलिक्यूल में, क्योंकि क्लोरीन इतना ज्यादा बड़ा है तो वही तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल में ज्यादा क्लोरीन उसका ज्यादा सरफेस एरिया, जिस मॉलिक्यूल में कम क्लोरीन उसका कम सरफेस एरिया, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का सरफेस एरिया तो ज्यादा ही है क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, राइट। सो एज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, देखो चाहे बना के भी देख लो, यहाँ पे क्लोरीन बड़ा, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम वहां पहुंचे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही बड़ा क्लोरीन है, बाकी छोटे छोटे हाइड्रोजन्स लगे हैं। तो ऑब्वियसली इस केस में सरफेस एरिया कम होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया काफी ज्यादा होगा। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग एंड
the van der Waal forces are also going to decrease, इसीलिए हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो हम ऐसे देख सकते हैं, चाहे हम एल्काइल ग्रुप चेंज करें या फिर हम हैलोजन एटम चेंज करें या हम उनका नंबर चेंज करें, तो सारी चीजें से हम क्या चेक कर सकते हैं, अपना बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज सॉल्युबिलिटी। तो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद हैलोएल्केन्स इन वाटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिक्विड्स लिए हैं, हाइड्रोकार्बन, वाटर एंड हैलोएल्केन। तो हमें करना क्या है, हम एक बार हैलोएल्केन को पानी में मिलाएंगे और चेक करेंगे कि ये सॉल्युबल हो रहा है या नहीं। फिर हम हाइड्रोकार्बन को पानी में मिलाएंगे और चेक करेंगे ये सॉल्युबल हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन जो है इट इज नॉन पोलर इन नेचर, और जो हमारा वाटर होता है दैट इज पोलर इन नेचर। तो नॉन पोलर को पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जो इंटरैक्शंस वहां पे बनेंगी वो काफी ज्यादा वीक बनेंगी, राइट। तो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स में इजीली डिसॉल्व नहीं होते, वेयरएज जो ये है हैलोएल्केन, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर को अगर हम पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट आंसर। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व करेंगे इन वाटर। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया कि किस टाइप की इंटरैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं बिटवीन द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वेयरएज इन केस ऑफ वाटर किस टाइप की इंटरैक्शंस हैं, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। और इस केस में किस टाइप की इंटरैक्शंस होती हैं, 2 टाइप की बताई थी मैंने, वैन डर वाल फोर्सेस एंड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो इनिशियली तो इन सब में ये सारे इंटरैक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब जब हम इस हाइड्रोकार्बन को इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, देखो ये चीज ध्यान रखो हमेशा कि जब भी हम किसी दूसरे लिक्विड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो इनिशियल इंटरैक्शंस प्रेजेंट थी हाइड्रोकार्बन के बीच में और वाटर के बीच में, वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को डिसॉल्व करने में होगा क्या, इन दोनों की इनिशियल इंटरैक्शंस ब्रेक होंगी और न्यू इंटरैक्शंस फॉर्म होंगी बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैंने इन दोनों को डिसॉल्व करा तो देखो मुझे क्या मिला, यहाँ पे वाटर और इस हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, RH2O। तो न्यू इंटरैक्शंस हमारी बनेंगी बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। फाइन, देखो ये ऐसे ही है जैसे अगर तुम अपने घर पे हो तो अपने घर वालों से ही इंटरैक्ट करोगे, राइट। अगर तुम अपने घर पे हो तो अपने घर वालों से ही इंटरैक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे घर कोई गेस्ट आ जाता है, ऐसा मानो कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये तुम्हारा गेस्ट है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे घर कोई गेस्ट आ गया तो अब ऑब्वियसली तुम ये तो नहीं कि अपने घर वालों से ही बात करते रहोगे और उनको इग्नोर कर दोगे, तो तुम क्या करोगे, इनके साथ भी इंटरैक्ट करना आप शुरू कर दोगे, राइट। न्यू इंटरैक्शंस बन जाएंगी तुम्हारे गेस्ट के साथ, राइट। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि इनिशियल इंटरैक्शंस यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगी और न्यू इंटरैक्शंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। अब देखो अगर ये जो न्यू इंटरैक्शंस तुम्हारी बन रही हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस है, मतलब तुम गेस्ट के आते ही बहुत ज्यादा खुश हो गए, तुम्हें बहुत पसंद है गेस्ट, ठीक है। तो जो इंटरैक्शंस न्यू बन रही हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस हैं, तो तुम खुश हो जाओगे और तुम चाहोगे कि वो गेस्ट दोबारा आए, बार बार आए, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे है, अगर वाटर हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर डिसॉल्व करके खुश हो रहा है तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है, और स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट।
लेकिन अगर ये हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर डिसॉल्व करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा, अगर जो तुम्हारे घर जो गेस्ट आया है वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम उसके साथ वीक इंटरेक्शन ही रखोगे, ज़्यादा तुम बात भी नहीं करोगे, राइट। तो ऐसा ही होता है इस हाइड्रोकार्बन के केस में। जब भी ये हाइड्रोकार्बन इस वाटर के घर में आता है, वाटर को बिल्कुल नहीं पसंद आता हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ब्रेक करके ये अपनी वीक इंटरेक्शन लेके आ रहा है। देखो, वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ठीक है, जबकि इस आर के बीच में सिर्फ वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस थी। तो हमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, राइट। और वाटर की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ के वाटर और आर के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो कि इतना स्टेबल नहीं होता। ये इंटरेक्शन जो होती है वो वीक होती है, इतनी ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन होती नहीं, तुम्हें तुम्हारा गेस्ट पसंद ही नहीं तो तुम दोबारा उसको बुलाओगे ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोकार्बन को वाटर में डिसॉल्व करने पे, वो क्या होती है, काफी कम, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। उससे ज्यादा तो तुम्हें तोड़ने के लिए ही देनी पड़ी, ठीक है, तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन स्टेबलाइजेशन के टाइम पे, मतलब हाइड्रोकार्बन को वाटर में डिसॉल्व करने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत कम रिलीज हुई। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस हुआ, इसमें किसी को भी खुशी नहीं मिली, ना ही गेस्ट आके खुश हुआ, ना ही ये वाटर उसको बुला के खुश हुआ, राइट। क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हुई वो बहुत कम रिलीज हुई। जब इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा अच्छा, तो फिर वो क्यों करे इसको डिसॉल्व। इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रियली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक यहाँ पे खत्म। तो अब देखो, इस साइड अगर हम बात करें हैलो एल्केन्स में, तो हैलो एल्केन्स में क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप की फोर्सेस है, वॉन डेर वाल एंड डाइपोल डाइपोल। और वाटर के बीच में कौन सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिसॉल्व करेंगे तो होता क्या है, जो इंटरैक्शंस वाटर वाटर के बीच में थी और आर एक्स मॉलिक्यूल और आर एक्स मॉलिक्यूल के बीच में थी, वैसी ही सेम इंटरैक्शंस जनरेट हो जाती हैं बिटवीन आर एक्स एंड H2O। मतलब ऑलमोस्ट सेम इंटरैक्शन जनरेट होती है बिटवीन RX एंड H2O, राइट। इसका क्या मतलब है, जो इंटरैक्शन तुम्हारी घर वालों के साथ थी, जिस टाइप की बॉन्डिंग तुम्हारी घर वालों के साथ थी, उसी टाइप की बॉन्डिंग तुम्हारे गेस्ट के साथ भी बन रही है, ठीक है। RX को जब तुमने इनवाइट किया अपने घर पे, तो इसके साथ भी उसी टाइप की बॉन्डिंग बनी जिस टाइप की बॉन्डिंग तुम्हारे घर वालों के साथ थी। तो व्हाट्स द हार्म, राइट। तो सेम ही टाइप की बॉन्डिंग बन रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत दुखी हो जाएगा, खुशी है, राइट। बंदा भी चेंज हो गया और यहाँ पे इंटरैक्शन भी सेम टाइप की है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि RX इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है इन वाटर, वेयर एज हाइड्रोकार्बन नहीं होता। RX को डिसॉल्व करने पे ऑलमोस्ट सेम इंटरैक्शंस जनरेट हो रही हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन को इसमें डिसॉल्व करने पे जो इंटरैक्शंस जनरेट हो रही हैं वो वीक बन रही हैं, ठीक है। अगर वीक इंटरैक्शंस बन रही हैं तो एनर्जी काफी कम रिलीज होगी, तो स्टेबलाइजेशन मिला ही नहीं इस R को उसके घर पे जाने पे, ठीक है। लेकिन इसको ऑलमोस्ट सेम स्टेबलाइजेशन मिल गया तो ये खुश है, right? This is all about the solubility. If you are having any doubt related to this topic, you can post your doubts in the comment section below. Thank you so much everyone for watching. Have a very good day.